Everyone guys, I'm Tata Gautam. I welcome all of you to my channel Biology with Brother। तो आज हम लोग यार आ चुके हैं अपना जो चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसका थर्ड लेक्चर यानी थर्ड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने काफ़ी अच्छे से एक्टिन और मायोसिन जो हमारे मायोफिलामेंट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना। उसके साथ साथ एक बहुत ही शानदार ट्रिक के थ्रू हमने सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन का एक पैरेलल अरेंजमेंट रहता है, वो सिर्फ एक वर्ड के थ्रू या फिर एक उसी गाने का एक वर्ड के थ्रू हमने जाना है, जो कि है दहलीज या फिर दहलीज। तो इस ट्रिक के थ्रू आप पूरा याद रख सकते हैं। और आज हम लोग यार इस वीडियो पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेरे हिसाब से इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक बेसिस यहाँ से बनता है, और इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ लो तो उसका फ़ायदा आपको अल्टीमेटली आपका जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है उसमें भी मिलने वाला है। तो इस वाले पार्ट को यानी जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट, तो इस वर्ड्स को अगर आप एनालाइज करो कि स्लाइडिंग फिलामेंट, तो स्लाइडिंग फिलामेंट मतलब क्या, आप किसी ना किसी फिलामेंट्स को स्लाइड कर रहे हो। अब ये जो फिलामेंट्स है ये क्या फिलामेंट्स होंगे, डेफिनेटली मसल फिलामेंट्स होंगे, यानी आपका या तो एक्टिन होगा या फिर मायोसिन होगा या फिर दोनों ही, कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर कुछ स्लाइडिंग के सीन बन रहा है। कोई किसी एक जो फिलामेंट है वो दूसरे के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर आप एक बेसिक सिर्फ वर्ड के थ्रू अगर आप उसका मतलब समझने की कोशिश करो तो। अब यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यार किसने दिया था, वो दिया था हक्सले साहब ने। तो हक्सले एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट थे जिनका कि पूरा नाम है जूलियन हक्सले, जिन्होंने ये हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्योरी दिए थे। अब इस थ्योरी में हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी पे तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज़ पूरा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा नहीं, मैं मैं चाहता हूँ कि आप, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस बात को अपने मन में पिछले लेक्चर पे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक बेसिक मायोसिन कैसा दिखता है, एक्टिन कैसा दिखता है, इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और आई होप कि आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर में जो पढ़ाया हुआ था मैंने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये मैं पूरा एक वर्बली आप लोगों को बोलूँगा, इस चीज़ को आपको इमेजिन करना है। अब अगर आपका ये इमेजिनेशन डेवलप हो जाए तो फिर आपका एनसीईआरटी में जो थ्योरी पार्ट दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग एकदम शुरुआत से चालू करेंगे कि आप लोगों को पता है जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे एफ एक्टिन थे, दो एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे हेलिकली अटैच्ड थे। अब उनके ऊपर जो एक्टिव साइट्स है उनको मास्क करने के लिए आपका क्या था, वहाँ पे आपका ट्रोपोमायोसिन था। ठीक है, और उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या था, उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन था। ट्रोपोनिन का 3 छोटे छोटे सब यूनिट्स आपने इमेज में देखा ही होगा। अब उन सब यूनिट्स में एक स्पेसिफिक टाइप के, मतलब ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ऐसे बहुत तरीके के होते हैं जो कि आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें ट्रोपोनिन होता है। अब उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रोपोनिन होता है जिसमें कि मतलब अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो ट्रोपोनिन सी, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम जाके बाइंड करता है। अब कैल्शियम कहाँ से आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जब भी मैं कैल्शियम बोलूँ तो आपको बैक इन द माइंड ये याद आना चाहिए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल जो होता है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम स्टोर होगा वही कैल्शियम क्या होगा, वो आके यहाँ पे जो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन के जो छोटे से सब यूनिट है प्रिसाइजली ट्रोपोनिन सी, तो उस पे बाइंड हो जाएगा। अब उसके पे बाइंड हो जाएगा तो ऐसा क्या खास होगा, कुछ होगा क्या, हाँ होगा। उसमें बाइंड होते ही उसका कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा। अब उस चेंज आने के कारण उसमें थोड़ा सा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उसमें छोटा सा एक मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद उसमें थोड़ा एनर्जी आ जाता है। तो वो एनर्जी आने के साथ साथ वो क्या करता है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है, जो पूरा एक आपका जो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन के ऊपर से जा रहा है एक
एक फिलामेंट की तरह जा रहा है, एक रस्सी की तरह जा रहा है, उस रस्सी को खींच लेता है। अब खींच लेता है मतलब क्या, उसको खींच लेने के बाद क्या होगा, आपका जो एफ एक्टिन है यानी फाइब्रस एक्टिन, उसमें जो छोटे छोटे मोनोमर्स उनके थे यानी जी एक्टिन जिसको आप कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन, तो उस जी एक्टिन में आपको पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स है यानी जो एक्टिव साइट्स है आप कह सकते हैं। अब इस एक्टिव साइट, ये क्या हो गया, एक्टिव साइट अनमास्क हो गया। अब ये एक्टिव साइट में कौन बाइंड करता है, आपको पता है ये एक्टिव साइट में मायोसिन बाइंड करता है। मायोसिन के, आप लोगों को पता है कि मायोसिन का जो हेवी मेरोमायोसिन HMM जो है, उसमें जो ग्लोब्यूलर हेड पार्ट है, ग्लोब्यूलर हेड में क्या होता है, ग्लोब्यूलर हेड में आपका दो साइट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा क्या होता है, और दूसरा आपका होता है वहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट, जहाँ पे ATPase एक्टिविटी देखा जाता है, यानी ATP को तोड़ने वाली एक्टिविटी वहाँ पे देखा जाता है। और इसी वक्त मतलब जब आपका कैल्शियम बाइंड हुआ ट्रोपोनिन के साथ और ट्रोपोमायोसिन को ऐसे खींच लिया, खींचने के बाद जब भी आपका जो एक्टिव साइट्स है आपके एक्टिन में यानी जो ग्लोब्यूलर पार्ट्स है उसमें जो एक्टिव साइट्स है वो अनमास्क हो गए, उसी समय मतलब तुरंत आपका जो ATP है वो मायोसिन के हेड पे बाइंड करता है। मायोसिन के हेड पे कहाँ पे बाइंड करता है, जहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट है वहाँ पे जाके बाइंड करता है। अब वहाँ पे बाइंड करने के बाद क्या होगा, मैं मतलब आप इस चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, बंद करके इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे वहाँ पे जो आपको इमेज तो पता ही होगा एक्टिन कैसा दिखता है, मायोसिन कैसा दिखता है। तो एक्टिन के जो ट्रोपोनिन यूनिट पे ये अटैच हुआ, ठीक है। अब ये अटैच होने के बाद वो मायोसिन जो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन जो फिलामेंट है, ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट को ऐसे खींच लिया, ठीक है। और ट्रोपोनिन जो है उसको खींच लिया, उसको खींचने के बाद क्या हुआ, आपका जो एक्टिव साइट्स है वो अनमास्क हो चुका है। अब अनमास्क एक्टिव साइट अनमास्क क्योंकि हो चुका है, साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो मायोसिन फिलामेंट्स है, जो आपको वो दहलीज जो निमोनिक्स था उसके थ्रू आप याद आ रहा होगा कि बीच में ऐसे मायोसिन पार्ट्स थे जिसके बीच में एम लाइन या फिर मिडिल लाइन, आप मिडिल के थ्रू समझ सकते हैं, एम लाइन आपका प्रेजेंट था। तो वहाँ पे जो मायोसिन है उसके ATP बाइंडिंग साइट में क्या होता है, ATP बाइंड कर जाता है। अब ये ATP तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बहुत सारे ATP हमारे यहाँ पे बॉडी पे मिलते हैं जो कि एक एनर्जी करेंसी है। तो वहाँ पे ATP बाइंड करता है। अब बाइंड करने के साथ साथ क्या होता है, उससे डेफिनेटली वो ATP हाइड्रोलाइज होगा, यानी उसमें आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, यानी जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और ADP में कन्वर्ट होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे एक एनर्जी मिला। अब और इस एनर्जी को मिलने के साथ साथ क्या होगा, आप जैसे अपने जो हाथ है उस हाथ को अपने बॉडी के सामने ले आते हो, जैसे आप नॉर्मल ऐसे एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करने के वक्त क्या करते हो आप, जैसे कोई हाथ में एक डंबल लिया, उस डंबल को आप ऐसे जो एक्सरसाइज करते हो, उस एक्सरसाइज करने के वक्त आप क्या करते हो, हाथ को बॉडी के सामने लाते हो, दूर ले जाते हो। ऐसे सामने लाने के जो पार्ट है वो मायोसिन में देखा जाता है। आप अपने बॉडी के थ्रू ही बहुत अच्छे से इसको इमेजिन कर सकते हो। तो वो सामने आता है। अब क्योंकि उस पर ATP का एनर्जी आया, एनर्जी आने से ही वो मतलब काफ़ी चार्ज्ड आप हो चुका है, आप कभी काफ़ी एक्साइटेड है। जैसे आप लोग जो कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों के साथ होता है कि आप लोग एकदम चार्ज्ड अप हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी जो मायोसिन है वो भी चार्ज्ड अप हो चुका है। अब चार्ज्ड अप होकर जैसे ही आगे आया, इसके ऊपर तो आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और इसके ऊपर ही जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें जो एक्टिन का जो एक्टिव साइट्स है यानी जो ग्रुप्स है वो भी अनमास्क्ड है। मतलब क्या, इसमें तो अब आप प्लस माइनस कर ही ले सकते हो कि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, अब दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। अब जाके ये दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस जुड़ने के साथ साथ ही ये जो क्रॉस ब्रिज है, इसको आप क्रॉस ब्रिज कहते हो, वो एक टी शेप का आपका दिखेगा। आपको अगले पेज में इमेज ज़रूर मिल जाएगा, वो मैं NCERT का इमेज ही आपको दिखाऊंगा। तो वो T बन जाएगा। अब बनने के बाद क्या होगा कि वो मसल एकदम जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद नॉर्मल वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एक और चीज़ है, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ, अब आप चाहते हो कि अब मैं मसल को रिलैक्स करूँगा, कि अब मैंने मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपका वो जो मायोसिन है वो एक्टिन जो फिलामेंट्स है दोनों तरफ का, आप वो सार्कोमियर को इमेजिन कीजिए। ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन के दोनों तरफ से आपका जो एक्टिन आ रहा है, दोनों तरफ से एक्टिन आ रहा है, बीच में आपका जो मायोसिन फिलामेंट है। अब क्या किया, वो मायोसिन फिलामेंट एक्टिन को बाइंड कर लिया, अब उसको खींच रहा है। वो आप ऐसे समझ कर सकते हैं कि अपने जो हाथ है, हाथ को अपने दोनों तरफ रखिए, दोनों तरफ रख के अपने जो हाथ का जो फिस्ट है उसको मोड़ लीजिए। मोड़ के आप क्या कीजिए, कोई भी चीज़ को आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने तरफ खींच रहे हैं।
तो अब आप क्या है, अब आप मायोसिन है और आप कोई एक्टिन फिलामेंट को पकड़ के अपने तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसा ही सेम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, ऐसा ही सेम हो रहा है। वहाँ पे जो मायोसिन है वो एक्टिन को बाइंड किया, बाइंड करने के बाद उसको अपने तरफ खींच रहा है। यानी ये जो सार्कोमियर है, ओवरऑल जो सार्कोमियर है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप ये जो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या हुआ, ये लोग बाइंड कर गया, बाइंड करके इनको खींच रहा है। अब खींचने के साथ साथ क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको जैसे ही खींच रहा है, ये जो आपका जो पार्ट्स है या यहाँ पे जो बीच में आपका जो जहाँ पे नॉन ओवरलैप जो पार्ट है वो नॉन ओवरलैप्ड पार्ट क्या और नॉन ओवरलैप्ड रहेगा? नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ये नॉन ओवरलैप नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों तरफ से खींच लिया। खींच के क्या होगा, दोनों जो आपका एक्टिन फिलामेंट के बीच में, दोनों एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो सिर्फ डार्क पार्ट था वो भी अब ओवरलैप्ड पार्ट हो जाएगा। और ये जो दो सार्कोमियर के जो दोनों जो जेड लाइन्स है तो वो दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो यही आपका टोटल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। और फाइनली ये जो क्रॉस ब्रिज तो फॉर्मेशन हो चुका है, हमें पता है एटीपी खर्चा हुआ, खर्चा होने के बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब आप मसल को रिलैक्स करना चाहेंगे तो ये क्रॉस ब्रिज तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको पकड़ लिया एटीपी खर्चा करके और छोड़ देगा ऐसे फ्री में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर से आपको एक और एटीपी खर्चा करना पड़ेगा। एक और एटीपी जब आप खर्चा करेंगे वहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन पे जब वो बाइंड करेगा देन ओनली द क्रॉस ब्रिज विल बी ब्रोकन। इसका मतलब आपका जो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा और आपका फाइनली जो फिर से नॉर्मल रिलैक्सिंग स्टेट जहाँ पे मायोसिन और एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स है वो आपका ट्रोपोमायोसिन से गार्ड हो जाएगा और आपका मायोसिन का जो हेड है, ग्लोब्यूलर हेड है, वो नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। मतलब वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वाले टी जैसे शेप पे नहीं रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये मैंने आपको एक वर्बली ओवरव्यू दे दिया। आई होप कि मैंने जो बोला वो आप लोग इमेजिन कर पाए होंगे। अगर आपने ये चीज़ इमेजिन कर पाया तो आप मतलब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आपका कोई भी सवाल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है एकदम 100%। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा बात ना किए एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच पे चलेंगे। एनसीईआरटी पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फिगर आउट करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हमें पता है व्हिच स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट्स, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे याद है कि प्रीवियस ईयर्स किसी एक साल में क्वेश्चन में आई थिंक 2017 या 2016 में इस लाइन से क्वेश्चन आया था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था जो लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ किए थे। जब हम इसका प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो तब मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझा पाऊँगा कि वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल यही लाइन से एक ऑप्शन बना था जो कि एक यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फिलामेंट्स है, कोई भी फिलामेंट शॉर्टेन नहीं होता, रेदर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास कर जाते हैं। तो वही तो स्लाइडिंग फिलामेंट है। यहाँ पे कहाँ आपका जो एक्टिन का साइज है एक फिलामेंट में वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो तो छोटा बड़ा नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि आपका एनाइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, एच जोन, इन सब में कुछ चेंजेस आएगा। ये मतलब मैं 100% एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो उसमें चेंजेस आएगा। लेकिन आपका एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के साइज में तो कोई चेंज नहीं आएगा। वो तो ऐसा नहीं है कि वो इलास्टिक है, वो बढ़ जाएगा घट जाएगा। हाँ, इलास्टिक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसमें कभी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, कभी साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक जो बैंड्स है उनका आप वेरिएशन हो सकता है, ये एकदम ट्रू है, 100% ट्रू है। तो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? It states that the contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over the thick filament। यानी अल्टीमेटली कौन स्लाइड हो रहा है? थिन फिलामेंट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? थिक फिलामेंट के ऊपर हो रहा है। तो ये आपका मेन कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा था जो कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पे भी मिलेगा, लेकिन मैं क्योंकि उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता था तो इसीलिए मैंने लिख के भी रखा था कि सिंगल मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय इट इज कॉल्ड आपका मोटर यूनिट। तो यहाँ पे एक होता है कि मोटर यूनिट और आपका मोटर एंड प्लेट यानी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उनके बीच में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो आप सिंपली ये याद रखिए कि जो एक जो मोटर न्यूरॉन है, मतलब सिंगल मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन आ रहा है
तो ये मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा। आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, जो कि अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाता है। मोटर न्यूरॉन मतलब जो आपका जो ऑर्डर है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो ऑर्डर किया है, वही ऑर्डर हमारे जो बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, तो ऑर्डर ले जाता है, तो उसको आप मोटर न्यूरॉन कहते हो। तो ये मोटर न्यूरॉन में क्या होता है कि एक मोटर न्यूरॉन होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे मसल फाइबर, एक मोटर न्यूरॉन के साथ बहुत सारे मसल फाइबर, ऐसे जो रेलवे जो जंक्शन होते हैं वैसे तरह। तो ऐसे जंक्शनल जो इलाका होता है जहाँ पे बहुत सारे जो मसल फाइबर्स है, उसके साथ एक सिंगल मोटर न्यूरॉन इनर्वेट करता है, यानी जो जंक्शन होता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है। और मोटर एंड प्लेट क्या है, जंक्शन बिटवीन सिंगल मसल फाइबर, मतलब ये जो सिंगल मसल फाइबर्स के बीच में जो आपका जंक्शन जो बनता है, उसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हो, जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमें पता है। ए मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स, यहाँ पे एस ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन है और सिंगल मसल फाइबर, ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे बहुत सारा मसल फाइबर्स है, लेकिन सिंगल आपका मोटर न्यूरॉन है। उसमें जो आपका जंक्शनल इलाका बनता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो मोटर यूनिट। अब द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सार्कोलेमा, आपको पता है कि मसल सेल का जो आपका मेम्ब्रेन है, लेमा का मतलब मेम्ब्रेन है, तो उसको आप सार्कोलेमा कहते हो। अब यहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन एंड आपका जो एक मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर यहाँ पे एस नहीं है, मतलब मसल फाइबर्स नहीं है, मसल फाइबर के जो सर्कोलेमा है उसके बीच में जो मतलब जंक्शनल इलाका बनता है, उसको आप क्या कहते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। तो इसके बीच में ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, या फिर जो आपका मोटर एंड प्लेट क्या है और मोटर यूनिट क्या है, इसके बीच में बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर होना चाहिए। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि क्या चीज़ है, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमें पता है कि मोटर एंड प्लेट या फिर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको सिंपली नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूरोमस्कुलर, यहाँ पे न्यूरोन और मसल का जो जंक्शनल इलाका होता है, हमें उसका स्ट्रक्चर भी जनरली पता होता है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेफरेबली आपके नीट के सिलेबस के लिए एसिटाइल कोलिन ही याद रखना है, which generates an एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो ये हमें पता है कि ये सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर पाता है या फिर जनरेट कर पाता है। एक्शन पोटेंशियल आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये एक काइंड ऑफ मूवेबल पोटेंशियल है, या फिर जो कि मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण। जो आप लोगों को जब नर्व इम्पल्स जनरेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिपोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब आपको तब पता चल जाएगा। तो अभी के लिए क्या है कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन लाइक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो कि सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाता है। अब इसके अगले वाला जो पार्ट है, ये आप रीडिंग पढ़ लेना, और मैं आपको ये इमेज आपको समझा रहा हूँ कि ये इमेज क्या हो रहा है। ठीक है। तो पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, पहले हम यहाँ पे तो ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज है, और क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने के साथ साथ क्या है, मसल अपना रिलैक्स स्टेट में आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे शुरू कर पाएंगे कि कैसे चीज़ें हो रहा है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे जो ट्रोपोनिन यहाँ पे मैंने लिख रखा था, ये मैंने बांग्ला पे लिखा था, तो आप लोगों को जो लोग बांग्ला जानते हैं उनको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रोपोनिन सी के हेल्प से वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रूव्स है वो ओपन हो जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी वो बोला था। तो ट्रोपोनिन सी के यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स एनसीईआरटी के इमेज में ही दिख रहा है। अब उसी समय साइमल्टेनियसली क्या होता है, यहाँ पे एक एटीपी आता है, आपका मायोसिन के हेड में एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी आ जाता है, और एटीपी आने के बाद क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज होकर क्या बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। तो ये आपको दिख रहा है। और इमीडिएटली जब वो एनर्जी उसको मिला, उसके साथ साथ वहाँ पे एक पावर स्ट्रोक, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे पावर स्ट्रोक आ जाता है। अब उस पावर स्ट्रोक के साथ साथ क्या होता है, वो एकदम ऐसे खिंच जाता है, और खिंच जाने के बाद ही आपका प्लाज्मा इनस का अट्रैक्शन जैसा होता है। वहाँ पे बाइंडिंग साइट है, इसमें भी बाइंडिंग साइट है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो उसी के साथ साथ आपका क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन, यहाँ पे एक टी शेप लाइक आपको दिख रहा होगा, एक क्रॉस ब्रिज जो फॉर्मेशन हो चुका है।
अब फॉर्मेशन के बाद वो क्या करेगा कि आप जैसे अपने बॉडी एक्सिस के पास आप अगर अपने दोनों हाथ को ऐसे ले आने की कोशिश करोगे तो जैसा हो रहा है वैसा ही जो मायोसिन का पोजीशन आपका हाथ जैसा होगा। अगर आप अपने बॉडी एक्सिस के पास आपके जो हाथ है उसको ले आने की कोशिश करोगे तो वैसा ही दिख रहा होगा। और इसका मतलब क्या, वो आपका जो एक्टिन फिलामेंट है उसको पकड़ के खींच रहा है। बेसिकली ये सबसे सिंपली आप ये समझ सकते हो कि एक्टिन फिलामेंट को वो पकड़ के क्या कर रहा है, बीच की तरफ खींच रहा है। तो उसके साथ साथ जब ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक करना होगा तो ब्रेक करने के लिए फिर से यहाँ पे एक और एटीपी देना पड़ेगा। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और एटीपी देने के बाद वो हाइड्रोलाइज होने के बाद ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो रहा है और फाइनली इसका क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने के बाद ये नॉर्मल जो रिलैक्सिंग स्टेट है जैसे पहले था वहाँ पे जा रहा है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ ये यहाँ पे ये क्या है। अच्छा, द स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो ये आपको पता है कि जब भी आपका यहाँ पे मसल में कैल्शियम आएगा तो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आना चाहिए। तो सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, कैल्शियम आयन का रिलीज होता है। मतलब जब भी आपका ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में आता है उसी के साथ साथ ये कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और उसके साथ साथ क्या होगा, डेफिनेटली ये कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन के एक स्पेसिफिक सब यूनिट जो कि ट्रोपोनिन सी है उस पर बाइंड करेगा। और उस पर बाइंड करने के बाद ही उसका जो देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन, उसके उस एनर्जी को लेके वो क्या करेगा आपका जो बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज कर देगा। Now, utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed site on the actin to form a cross bridge। तो ये क्रॉस ब्रिज उसके साथ साथ डेवलप कर देगा, ठीक है। इसके बाद एंड पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको पता है जो ए बैंड है, आपको पता है ये जहाँ से मायोसिन शुरू होता है, मायोसिन के स्टार्टिंग से मायोसिन के एंड तक आपका जो अल्टीमेट जो सार्कोमियर के बीच में जो मायोसिन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से एंड तक पूरा ए बैंड आता है। तो इसको क्या करता है, सेंटर ऑफ द ए बैंड, ये आपको पता है सेंटर ऑफ द ए बैंड में आपका एम लाइन रहता है, तो उस एम लाइन के तरफ उसको खींचता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी विजुअलाइज करवाने की कोशिश किया है इमेजिनेशन के थ्रू। द जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। मैंने आपसे कहा था कि जेड लाइन जो है उसको भी अपने तरफ खींच रहा है, मतलब जेड लाइन एक दूसरे के बीच में थोड़ा करीब चले आता है। इसके बाद thereby causing a shortening of sarcomere, that is the contraction। तो इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। It is clear from the above steps that during the shortening of muscle, that is the contraction of the I band यानी जो आपका आइसोट्रोपिक बैंड है gets reduced, whereas the A band यानी एनाइसोट्रोपिक बैंड जो है आपका रिटेन्स इट लेंथ। तो ये क्या है, ये बहुत ही बढ़िया एक लाइन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द होल स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी आई गेस। ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। तो इसको हम लोग सीधा वो पुराने वाला जो डायग्राम था उस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, ऑलरेडी हमें एनसीईआरटी ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि ये जो मायोसिन है ये मायोसिन इसको बाइंड कर लेगा, बाइंड करके जो ए बैंड के उस मिडिल की तरफ खींचेगा। अब मिडिल की तरफ खींचेगा मतलब क्या कर रहा है, एम लाइन की तरफ खींच रहा है। अब जब ये खींच रहा है इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जेड लाइन एक दूसरे के बीच में करीब आ रहा है। अब जब ये करीब आ रहा है तो क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आई बैंड जो है ये आई बैंड धीरे धीरे घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि ये तो खींच के उसको ऐसे खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। और आई बैंड मतलब क्या, आपका एक्टिन फिलामेंट का नॉन ओवरलैप्ड पार्ट ओनली। ये आपको ध्यान रखना है कि एनाइसोट्रोपिक बैंड मतलब जहाँ से आपका मायोसिन शुरू हुआ है, मायोसिन स्टार्टिंग से एंड तक। लेकिन आइसोट्रोपिक बैंड ऐसा नहीं है कि पूरा एक्टिन, वहाँ पे आपका जेड लाइन मिडिल में रहेगा, ठीक है, आइसोट्रोपिक बैंड के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जितना पार्ट आपका नॉन ओवरलैप रहेगा वही आपका आइसोट्रोपिक बैंड है, ना कि पूरा एक्टिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसको बाइंड करके उसको खींचेगा तो क्या होगा, ये सार्कोमियर एक दूसरे के पास चले जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सार्कोमियर ऐसे यहाँ पे चला आएगा और आने के साथ साथ क्या होगा, आपका आई बैंड वैनिश हो जाएगा, मतलब करीब करीब वैनिश हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जेड लाइन है, ये बीच में आपका जो फाइनल जो एज जोन है और एकदम बीच में आपका एम लाइन जो चीज़ है। अब जब ये खींचेगा तो खींचने के साथ साथ ये जो लाइट आपको दिख रहा है ये आपका लाइट मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, तो धीरे धीरे ये आइसोट्रोपिक बैंड छोटा होता जाएगा, ऐसे ऐसे एकदम छोटा हो जाएगा या फिर वो
वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे एनसीईआरटी भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि द आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड व्हेयर एज, तो आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, आइसोट्रोपिक बैंड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ए बैंड रिटेन्स इट लेंथ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक और चीज़ क्लियर कर लेना कि एक्टिन और मायोसिन किसी का भी लेंथ छोटा नहीं हो रहा है, किसी का भी लेंथ छोटा नहीं हो रहा है। छोटा किसका लेंथ छोटा हो रहा है, सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, आइसोट्रोपिक जो बैंड है, बैंड का लेंथ छोटा हो रहा है, ना कि कोई फिलामेंट का लेंथ छोटा हो रहा है। तो इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि द मायोसिन रिलीजिंग द एटीपी एंड पीआई यानी इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है गोज बैक इनटू द रिलैक्स स्टेट। उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए न्यू एटीपी बाइंड्स एंड देन द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। तो एक और नया एटीपी वहाँ पे मायोसिन के हेड में बाइंड करता है, तभी जाके आपका ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो सकता है, यानी फाइनली जो इनिशियल स्टेट था उस पर फिर से ये रिटर्न कर सकता है। The ATP again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation continues। तो ये ओवरऑल एक साइकिल है जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम से जाना जाता है। तो ये बार बार कंटिन्यू होता रहता है। मतलब जब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप ये चीज़ें समझ रहे हो, जब कोई भी आपका बॉडी पार्ट्स मूव कर रहा है तो उसमें ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमेशा और हमेशा साइकिल की तरह एक्ट करता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मैंने लिख रखा था, ये आई डोंट थिंक आपके लिए कोई काम का होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि एक्टिन और मायोसिन डजंट चेंज इट्स लेंथ बट स्लाइड पास ईच अदर। ये एकदम वो जो ऑप्शन था नीट एग्जाम का, उसी का एकदम लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखा था, क्योंकि पहले मुझे ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोग अच्छे से समझा नहीं पाते। आई थिंक कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया है एटलीस्ट। अब समझा पाया क्या ये तो आप लोग कहेंगे, लेकिन आई tried my best to make you understand the thing it in one of the most easiest way possible। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिख रखा है कि बैंड लेंथ में जो आई बैंड होता है वो आई बैंड अल्टीमेटली शॉर्टन होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है। तो ये है एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द मसल इज कैल्शियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता भी होता है कि आपका जो मसल है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि स्टोर्ड हाउस ऑफ कैल्शियम होता है। तो डेफिनेटली क्या होगा, कैल्शियम ही उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो मतलब कॉमन सेंस से भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये भी आप समझ सकते हो कि कैसा है। यहाँ पे ये जेड लाइन है और ये आपका बीच में एच जोन है, ऐसा है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एच जोन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एच जोन कम होने के साथ साथ क्या आपका जो एनाइसोट्रोपिक बैंड तो आपका उसका तो लेंथ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका आइसोट्रोपिक जो बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड यहाँ पे कितना छोटा हो गया, यहाँ पे कितना बड़ा था, यहाँ पे कितना छोटा हो गया। अब जब फुल्ली एकदम चला गया, एकदम दो सार्कोमियर एकदम मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हो चुका है, तो पूरा आइसोट्रोपिक बैंड गायब हो चुका है और मतलब वहाँ पे जो एच जोन था वो भी गायब हो चुका है। तो ऐसा मतलब हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके बाद द ब्रेकेज इज रिपीटेड, यहाँ पे वो जो पूरा साइकिल है वो कंटिन्यू होता है, वो कह रहा है। अच्छा, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो आपका ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का जो साइकिल है ये कंटिन्यू होता रहता है। अब ये कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक ना आपका ये चीज़ इनिशिएशन किसने किया है, इनिशिएशन किसने किया है, आप याद कीजिए इनिशिएशन किसने किया है, ट्रोपोनिन सी में जो बाइंड कर रहा था वो, क्योंकि वही तो अनमास्किंग कर रहा था। तो यानी ये जो कैल्शियम आयन है उसने इनिशिएशन किया था, तो जो शुरुआत करेगा उसी को तो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि उसी ने शुरुआत किया था। तो फिर से जब तक ना ये कैल्शियम अपना जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैक जाता है तब तक ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। जब ये फिर से वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में बैक हो जाता है उसके बाद फिर से आपका एक्टिन फिलामेंट में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो मास्क हो जाता है और इसके साथ साथ क्या होता है, इनिशियल जो पूरा रेस्टिंग जो फेज़ होता है उसमें चला जाता है, यानी अब कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जिसने शुरुआत किया उसी को ख़त्म करना पड़ेगा। इसी के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि ये जो टोटल साइकिल है ये साइकिल ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैल्शियम को लेके फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना पड़ेगा। ठीक है, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द रिलैक्सेशन। ठीक है, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। तो ये एक चीज़ है कि डिफरेंट मसल में ये जो रिएक्शन टाइम है ये डिफरेंट हो सकता है।
repetitive activations of muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। तो ये हमें पता है कि आपका जो फर्मेंटेशन है वो होता है, तो फर्मेंटेशन एक अल्कोहल फर्मेंटेशन हो सकता है, एक आपका लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है। तो जब आप टायर्ड हो जाते हैं तो आपके बॉडी में ये लैक्टेट फर्मेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में एनारोबिक कंडीशन ज़्यादा हो जाता है मसल में स्पेसिफिकली। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के टाइम, और यही आपका जो मेन फैटिग कॉज करता है। इसीलिए हम लोग थक जाते हैं ज़्यादा, अगर कुछ भारी भरकम काम किए तो काम करने के बाद जब घर आते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग थक जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये स्लाइडिंग फिलामेंट में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज के पूरे लेक्चर में, और ओवरऑल ये इस चैप्टर में भी। इसके बाद हाँ, जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस की आता है मेरे हिसाब से इस चैप्टर में। लेकिन उसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, और ये आई थिंक यहाँ पे जो पार्ट है आपका रेड मसल फाइबर क्या होता है, वाइट फाइबर्स क्या होता है, ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आएगा। तो मसल में क्या होता है, मसल जो फाइबर होते हैं वे दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका रेड फाइबर हो सकता है, एक आपका वाइट फाइबर हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेड फाइबर जो है, रेड फाइबर जनरली उसमें मायोग्लोबिन नाम का एक चीज़ पाया जाता है, और इसमें बहुत सारे अमाउंट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मायोग्लोबिन है इसको लेके एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपको क्या लगता है कि रेड फाइबर रेड है तो मतलब मायोग्लोबिन ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह सुनाई दे रहा है, तो रेड फाइबर में तो मायोग्लोबिन अच्छे खासे अमाउंट में होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाइट फाइबर जो है तो क्या उसमें मायोग्लोबिन होगा, तो आप लोग सीधा साधा जवाब देंगे कि नहीं, ये तो नाम में ही वाइट है तो डेफिनेटली वाइट अपीयरेंस का होगा, तो उसमें तो मायोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, और आप इसी के थ्रू गलत कर लेंगे। आपका वाइट मसल फाइबर में भी मायोग्लोबिन होता है, लेकिन हाँ उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि मायोग्लोबिन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वाइट मसल फाइबर में रेड फाइबर की तुलना में काफ़ी कम होता है, और रेड फाइबर इसीलिए ही रेडिश अपीयरेंस के होते हैं क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन कंटेंट रहता है, और आपका जो वाइट फाइबर उसमें कम है, इसीलिए वो रिलेटिवली वाइट अपीयरेंस का दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मसल कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो इसको आप तो हीमोग्लोबिन के थ्रू एकदम एनालोगस चीज़ है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। मायो मतलब आप मसल समझ सकते हैं, तो यहाँ पे मायोग्लोबिन है मसल में। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल व्हिच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस। तो ऑलरेडी मैंने आपसे बोल दिया है, सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर। तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये रेड फाइबर्स होता है। अब यहाँ पे हाँ, रेड फाइबर पे जो चीज़ आपको याद रखना है मेन, कि रेड फाइबर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये आपका एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया कैसा करता है, वो एरोबिक कंडीशन में करता है, ऐसा नहीं कि वो एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस करता है, वो तो एरोबिक कंडीशन में एटीपी सिंथेसाइज करता है। तो इसीलिए ओवरऑल ये जो मसल है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, इसको आप एरोबिक मसल कह सकते हो। और आपका जो अल्टीमेटली जो वाइट मसल फाइबर है उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वो आपका एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लेता है या फिर एनर्जी बनाता है। तो इसीलिए उसको आप एनारोबिक फाइबर या फिर एनारोबिक मसल फाइबर भी कह सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा आपका एरोबिक है, कौन सा आपका एनारोबिक है, और ऑलरेडी मैंने मायोग्लोबिन वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस मसल कंटेन्स प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which can utilize a large amount of oxygen and store them for the ATP production. These muscles therefore can called as aerobic muscle. मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है क्यों एरोबिक मसल हम कह रहे हैं, ये भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर दिया। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। ये मैं आपको ध्यान देने की बात कर रहा था कि इसमें ऐसा नहीं है कि मायोग्लोबिन नहीं होता है, काफ़ी कम अमाउंट में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन एंड देयरफॉर अपीयर पेल और वाइटिश। तो ये पेल लुक होता है या फिर काइंड ऑफ वाइटिश, आपका वाइट सा होता है, एंड दीज आर कॉल्ड वाइट फाइबर्स। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम आर वेरी फ्यू। तो आपको पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका वाइट मसल फाइबर जो है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, और सेम आपका रेड फाइबर के लिए है। रेड मसल फाइबर जो होता है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक भी नहीं होता है, पूरा एकदम माइटोकॉन्ड्रिया में भरा हुआ पड़ा है, ऐसा नहीं है, दोनों में ही रहता है, लेकिन रिलेटिवली उसमें किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो रेड फाइबर में ज़्यादा होगा, वाइट फाइबर में कम होगा। आपका अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो वाइट फाइबर में ज़्यादा होगा, रेड फाइबर में कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अल्टीमेटली।
तो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी हाई अमाउंट में रहता है एंड दे डिपेंड्स ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, दैट्स वाई वी मे कॉल देम एज एनारोबिक मसल। तो ये एनारोबिक मसल भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा कि वाइट फाइबर जो है उसको वो फास्ट फाइबर्स है, क्योंकि ये एनारोबिक चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर पाता है। लेकिन आपका जो रेड फाइबर है वो फास्ट नहीं, वो स्लो धीरे धीरे ऐसे सस्टेन होने के बाद काम करता है। तो ये रेड फाइबर मतलब ये डिसएडवांटेज या एडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में फास्ट चीज़ें नीडेड होते हैं, बहुत सारे केसेस में स्लो चीज़ें नीडेड होते हैं। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही कुछ अपना जो मेन बेसिक एक डिफरेंस है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, और ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ऑल मसल फाइबर बट इट इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन द वाइट मसल फाइबर। तो इसी के साथ आज मैं करूँगा इस लेक्चर की समाप्ति। इसके बाद वाले लेक्चर पे हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो टोटल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन का, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एनिमेशन के थ्रू वो जो स्केलेटल सिस्टम है वो समझाऊँ, और क्योंकि एनिमेशन के थ्रू आपको एक अच्छा एक पिक्टोरियल मेमोरी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो वाला पार्ट आपको आपके लिए बहुत ही आसान रह जाएगा और आपको बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये वाला लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।